नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 15 मई 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। आज 15 मई आ गया है और मई में बचे हैं 15-16 दिन। उसके पश्चात आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बचा हुआ है। जून में फॉर्म आ जाता है, फॉर्म और नोटिफिकेशन आपका जून महीने में आ जाता है। सामान्य तौर पर बीपीएससी का अब तक जो रहा है, पिछले साल भी इसी समय आ गया था। तो अगले महीने से तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके पश्चात तो बहुत कम समय बचेगा आपके लिए। ये 3-4 महीने सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने एक साल में जो भी पढ़ा है, इस 3-4 महीने में अगर आप ढिलाई करेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। रिवीजन कीजिएगा अच्छे से, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिएगा। एक चीज़ को 10-10 बार पढ़ के जाने से आपका नेगेटिव कम होता जाएगा, है ना। एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। एक्यूरेसी बढ़ाना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 110 से 120 सवाल करने होंगे कम से कम, तभी जाके आप पास होने की उम्मीद कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से हों, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अगर एसडीएम वगैरह सीट आएंगे तो कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा, है ना। तो और इसमें से 110-120 करेंगे, फिर इसमें से नेगेटिव मार्किंग लगेगा, सवाल गलत होंगे, तब जाके आपके पास 90 और 100 के आसपास आपका मार्क्स बनेगा। और उससे कम अगर बनता है तो आप पहले ही छट जाते हैं, पहले ही बाहर हो जाते हैं। इसके लिए चाहिए होगा कि एक्यूरेसी बढ़ाएं। 70 से 80 सवाल मैक्सिमम ऐसे होंगे पेपर में जो आपको आ रहे होंगे। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी उनके लिए 70 से 80 सवाल होंगे अच्छे, नहीं तो 40 से 50 सवाल से ज़्यादा किसी से जल्दी आता नहीं है पेपर में। उसके बाद आपको तुक्का लगाना पड़ता है, गेस करना पड़ता है, अलग अलग एलिमिनेट करके आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। तो उस गेस करने के लिए भी, ऑप्शन सही चुनने के लिए भी आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ेगी। भूलेंगे नहीं, तभी आप वहाँ पर कर पाएंगे। ये पीटी के कुछ टेक्निक होते हैं जिसके बदौलत आप पास करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगा, नहीं क्लियर कर पाएंगे, बहुत कठिन होता है। ओके, चलिए देखिए हेडलाइन क्या। दरअसल में जम्मू कश्मीर में इस बार वोटिंग का टर्नआउट अच्छा रहा है और श्रीनगर में भी 37% ज़्यादा का वोटिंग टर्नआउट रहा है, जो अच्छा माना जाता है। पहले 14%, 15% रहता था, लेकिन अब इस बार काफ़ी अच्छा टर्नआउट रहा। तो इसके पीछे जो गृह मंत्री महोदय हैं, उन्होंने बोला है कि जो आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला था, ये काफ़ी सही फैसला साबित हुआ। इसका एक उदाहरण हो सकता है कि वोटिंग टर्नआउट जो है वो लोगों का बढ़ा है, यानी कि लोग जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, उसमें भाग ले रहे हैं। अब वो बंदूक के साए के कारण से पोलिंग से दूर नहीं जा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए क्या है, तो इंडिकेटर है कि हमने सही फैसला लिया। लोग लोकतांत्रिक प्रोसेस में भाग ले रहे हैं। जो लोगों के अंदर का एक होता है ना, गुस्सा, उत्तेजना, नापसंदी, ये सब किसके माध्यम से निकल जाता है? तो वोट के माध्यम से निकल जाता है कि सरकार के अगेंस्ट वोट करेंगे, सरकार के समर्थन में वोट करेंगे, हम अपने कैंडिडेट को चुनेंगे, वो कैंडिडेट हमारी बात सरकार तक पहुंचाएगा। तो वोटिंग माध्यम होता है लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाने का। वोटिंग दरअसल में होता क्या है? वोट के द्वारा आप क्या देते हो? कोई एक व्यक्ति है ए व्यक्ति कल तक सामान्य था, लेकिन आपने इसको वोट दिया तो आपने इसको अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया। ध्यान से सुनिएगा, अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया है। कल तक जो ये आदमी सामान्य था, अब क्या हो जाएगा? जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, जो आईएएस पास करके जाने के 20 वर्षों बाद बनते हैं, उस सचिव लेवल का व्यक्ति बना दिया। उससे भी ऊपर हायरार्की में आपने पहुंचा दिया अपने वोट के द्वारा एक सामान्य से व्यक्ति को। जो कल सांसद विधायक नहीं था, उसको लोगों ने वोट किया और लोग कहाँ पर पहुँचा दिया? डायरेक्ट सांसद। तो ये होती वोट की पावर कि उस व्यक्ति को आपने अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दिया कि आप मेरे ऊपर शासन करो, हमने आपको शासन करने के लिए चुना है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यानपूर्वक। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला एक दुखद न्यूज़ है कि एक पूर्व आर्मी ऑफिसर जो यूएन के साथ में काम कर रहे थे, कल रफाह में अटैक में, संघर्ष जोन में अटैक हुआ, जिसमें घायल हो गए और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम है कर्नल वैभव अनिल काले। ये यूएन के यूनाइटेड नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी UNDSS के साथ में काम कर रहे थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कर्नल वैभव अनिल काले और इनका देहांत हो गया। ये वहाँ पर मारे गए कल, वहाँ पर गजा में। रफाह जो आपको पता ही होगा, गजा पट्टी का सब दक्षिणतम इलाका है। यहाँ पर अटैक शुरू कर रहा है इजराइल, जबकि दुनिया भर के देशों के द्वारा वार्न करने के पश्चात अमेरिका ने भी वार्न किया कि मत कीजिए अटैक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विभीषिका आ जाएगी, मानवीय त्रासदी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी वो अटैक कर रहा है। और उसके पश्चात से वहीं संघर्ष जोन में यूएन का एक गाड़ी जा रहा था, किसी चीज़ को लेकर, सहायता को लेकर जा रहा होगा, एड को लेकर जा रहा होगा।
वो उस संघर्ष में फंस गया और उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट जो होते हैं वो पीटी में पूछ ले जाते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। कल मैंने आपको पढ़ाया था चाबहार के बारे में कि भारत सरकार ने और ईरान की सरकार ने 10 वर्षों के लिए डील किया है कि हम 10 वर्षों में चाबहार पोर्ट का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, कल मैंने आपको नाम सहित बताया। क्या नाम बताया था मैंने आपको, अगर याद नहीं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साहिबी बेहस्ती टर्मिनल। ये चाबहार का एक टर्मिनल है, चाबहार पोर्ट का टर्मिनल है, जिसको डेवलप किया जा रहा है भारत के जहाज रानी शिप लिमिटेड और ईरान का जो जहाज रानी डिपार्टमेंट है, हम दोनों के सहयोग से इसको डेवलप किया जा रहा है। दरअसल में ईरान जो है वो इस चीज़ को लेकर हमसे नाराज़ था कि हमने काफ़ी पहले इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, लेकिन हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे। भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच में जब मुलाकात हुआ था तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि भारत जो है वो चाबहार का काम पूरा करे, चाबहार का काम पूरा करें। और उसके पश्चात जो एस जयशंकर जी हैं उनके समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि आप चाबहार का काम को पूरा कीजिए, देर हो रहा है इसमें, ये सही चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही चीन का भी हस्तक्षेप बढ़ गया था, कहाँ पर, तो ईरान में। तो हम जो देर हो रही थी उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था यूएस का सैंक्शन। यूएस ने क्या किया था, वहाँ पर सैंक्शन लगा दिया था ईरान के साथ काम करने को लेकर। लेकिन अभी हमने सैंक्शन की परवाह किए बिना 10 वर्षों के लिए एक डील साइन की है। कल मैंने इसके बारे में डिटेल में आपको समझाया था कि चाबहार पोर्ट भारत को सेंट्रल एशिया सहित रूस से जोड़ने के लिए, अफगानिस्तान से जोड़ने के लिए एक शानदार रास्ता हो सकता है। साथ ही ये स्ट्रेटजिक रूप से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्वादर पोर्ट के समीप में स्थित है। कल मैंने ये सब आपको समझाया था। ग्वादर से समुद्री मार्ग में 73-74 किलोमीटर, ज़्यादा 100 किलोमीटर की दूरी है, और अगर लैंड रूट के थ्रू देखें तो करीब में 300 किलोमीटर की दूरी है चाबहार और ग्वादर की। ग्वादर को चीन और पाकिस्तान मिलकर डेवलप कर रहे हैं, जबकि चाबहार को भारत और ईरान मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और ये जो चाबहार होगा ये ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान तक हम पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। अब अमेरिका ने हमें बोला है कि भारत और ईरान के जो चाबहार पोर्ट है इसको लेकर हो सकता है हम आने वाले समय में सैंक्शन करें। इंडिया ईरान 10 ईयर पैक्ट ऑन चाबहार फेसेस पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शन। यूएस ने बोला है कि भारत और ईरान के इस डील को हो सकता है आने वाले दिनों में सैंक्शन फेस करना पड़े, हम पर प्रतिबंध आरोपित कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ यूएस की नहीं बनती, इसलिए हमारी नहीं बनती तो किसी की नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल सही सुन रहे आप। लेकिन सैंक्शन के डर को हमने पहले ही छोड़ दिया था, तभी जाकर हम इस पर बहुत अच्छा काम कर पाए हैं और हमने ये साइन भी कर लिया है। 2016 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी ईरान के लिए, ध्यान से सुनिएगा। 2016 में जहाँ पर हमने ज्वाइंट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था कि स्ट्रेटजिक रूप से हम दोनों काम करेंगे चाबहार पोर्ट को लेकर। कब? 2016 ईस्वी में। 2016 ईस्वी में। अभी कौन सा चल रहा है? 2024 चल रहा है। इसलिए काफ़ी देरी के कारण से इसमें विवाद भी उत्पन्न हो गया था। भारत ईरान के बीच में कुछ रिश्तों में भी खटास आ गई थी, लेकिन अब सब कुछ ट्रैक पर आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ऐसे उम्मीद की जा रही है कि इससे बड़ा अगर सोलर फ्लेयर, सूर्य से निकलने वाला एक चार्ज पार्टिकल सा आग का एक छोटा सा झोंका होता है। ध्यान से सुनिएगा, सामान्य शब्दों में सुनाता हूँ मैं। सोलर फ्लेयर बोला जाता है इसको। सूर्य से निकलने वाला, सूर्य का एक चक्र होता है, साइकिल होता है, जिसमें वो कभी जागृत अवस्था में होता है, कभी सुसुप्त अवस्था में होता है, कभी हाइपर एक्टिव अवस्था में होता है। तभी वो एक्टिव फेज में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं वो ये आशंका जता रहे हैं कि पृथ्वी पर ब्लैकआउट की घटना भी देखी जा सकती है। ब्लैकआउट क्या होता है? ये जो सोलर फ्लेयर होते हैं चार्ज पार्टिकल होते हैं। चार्ज का मतलब इन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, चार्ज हो सकता है। चार्ज आपने पढ़ा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा है क्या 12th के साइंस में आपने? तो वहाँ पर चार्ज पार्टिकल पढ़ा होगा। जैसे अगर आप प्लास्टिक के चेयर पर बैठ जाएं और हाथ को रगड़ें तो क्या होता है? चार्ज हो डेवलप हो जाता है वहाँ पर। जैसे ड्राई हेयर में अगर आप कंघी को रगड़ते फिर कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते तो अट्रैक्ट करता है, तो चार्ज हो गया है दरअसल में, ठीक ना। तो उसी प्रकार से सोलर जो फ्लेयर होते हैं चार्ज होते हैं। और पृथ्वी जो है चुंबक है, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी जो है चुंबक है। चुंबक के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं अपने, तो इस नॉर्थ और साउथ पोल के कारण और इस चुंबक के कारण जो मैग्नेट का हमारे चारों तरफ एक घेरा बनता है, इसके कारण से हम इस फ्लेयर से बच जाते हैं और हमारे पृथ्वी पर जनजीवन सामान्य रूप से चल पाता है।
लेकिन ये जो पृथ्वी का चुंबकीय आवरण है इसकी एक कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी जिस दिन कमज़ोर पड़ जाएगी और सोलर फ्लेयर बहुत तेज़ होगा तो पृथ्वी पर जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के आपूर्ति आप देखते हैं वो पूरी आपूर्ति श्रृंखला तबाह हो सकती है। सैटेलाइट तबाह हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो अभी स्पेस स्टेशन में हैं उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ब्लैकआउट की घटना 2024 में शायद देखने को मिले। ऐसा क्यों जताया जा रहा है? क्योंकि इस बार सूर्य जो है वो काफ़ी एक्टिव फेज में घुस रहा है। और आपको पता है कि अरोरा कहाँ पर देखा जाता है सामान्य तौर पर अरोरा जो है, ध्यान से सुनिएगा, अरोरा जो है कहाँ पर देखा जाता है, मैं न्यूज़ पर ले जाऊँगा आपको। ये सामान्य तौर पर नॉर्थ पोल पर देखा जाता है और साउथ पोल पर देखा जाता है अरोरा ऑस्ट्रियोलोसिस, अरोरा बोरियोलोसिस करके दो होते हैं। नॉर्थ पोल पर बोरियोलोसिस होते हैं, साउथ पोल पर ऑस्ट्रियोलोसिस होते हैं अरोरा। अब ये अरोरा देखा जाता है नॉर्थ पोल में, लेकिन इस बार अरोरा लद्दाख तक में देखा गया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लद्दाख में भी देखा गया। ऐसे ऐसे देश, जर्मनी में बैठ के अरोरा लोगों ने देखे हैं जो कि सामान्य तौर पर उतने अच्छे से नहीं दिखते थे। सामान्य तौर पर नॉर्वे, स्वीडन या नॉर्डिक कंट्रीज़, कनाडा, इन इलाकों में अरोरा देखा जाता था। आकाश में ग्रीन कलर के अलग अलग रंग बिरंगे कर्टेन जैसे लाइट उत्पन्न हो जाते। मैं अभी फ़ोटो से दिखाता हूँ, समझते हैं पूरे न्यूज़ को। ओके, देखिए डिटेल न्यूज़ आया है, इसी में ये बताया गया है कि इस बार अरोरा जो है वो लद्दाख के क्षेत्र में भी भारत के वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया। इस चीज़ को, अरोरा लाइट्स को लद्दाख के क्षेत्र में भी ऑब्जर्व किया। ऑस्ट्रिया, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया, उसके पश्चात से नॉर्वे, नॉर्डिक कंट्री, जर्मनी, यहाँ तक में देखे गए हैं ये अरोरा लाइट्स। और लद्दाख का जो क्षेत्र है, भारत का एस्ट्रोनॉट सेंटर है वहाँ पर भी इस चीज़ को देखा गया है। ओके, और ये क्या होता है, किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है, कौन से इसमें साइंटिफिक घटनाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। दरअसल सूर्य अपना हाइपर एक्टिव फेज में पहुंच रहा है, और उस दौरान सोलर फ्लेयर जो होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए बहुत बड़ी सी आग जल रही है, वहाँ से आग का एक छोटा सा कतरा निकल के बाहर आ जाता है ना कभी कभार, वैसा ही कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ जब पृथ्वी के चुंबकीय आवरण से टकराती है तो अलग अलग रंग उत्पन्न होते हैं, और चुंबकीय आवरण के कारण ही हम बच भी पाते हैं, नहीं तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो पाता। चलिए देखते हैं अरोरा क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक महत्वपूर्ण भूचुंबकीय तूफान से अनुमान लगाया गया कि मजबूत सौर झंझावात की परिघटनाओं में अरोरा को सुपरचार्ज करने की क्षमता होती है, जो रात्रि के समय आकाश में एक शानदार दृश्य का प्रदर्शन करती है। इसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही में दिखता है। जीवन में एक बार ज़रूर देखना चाहिए इस तरह का दृश्य। देखने में कितना अद्भुत दिखता है। ये रात का नज़ारा है, सोचिए आपके आसमान में इस तरह खूबसूरत सा लाइट शो हो। अरोरा एक चमकदार परिघटना है जो उत्तरी ध्रुव, अरोरा बोरियालिस। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के विषुवत है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेसिस होगा, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहाँ पर होगा? नीचे होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे पाया जाता है। याद करने का तकनीक बता रहा हूँ। जबकि दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस की नज़दीकी देखी जाती है। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र वायुमंडल के साथ सूर्य से अवशोषित कणों की परस्पर क्रिया के कारण होती है, और इसी क्रिया के कारण जब ये अलग अलग कण जो है चार्ज पार्टिकल आपस में टकराते हैं, इतना शानदार सा लाइट शो, प्रकृति का लाइट शो कहा जाता है इसको, ये उत्पन्न होता है। बनावट व रंग अरोरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के गैसों और कणों से मिलकर बनती है। इन कणों के वायुमंडल से टकराने से प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अरोरा में देखे गए रंग गैस के प्रकार उनके टकराव की ऊंचाई पर निर्भर करते हैं, और इसके कारण से ये एक सुंदर सा नज़ारा बनता है। भूचुंबकीय तूफान और अरोरा का क्या संबंध है? भूचुंबकीय तूफान कोरोनल मास इजेक्शन, ये एक घटना होती है सौर फ्लेयर्स की, जिसमें सूर्य से एक फ्लेम जैसा निकलता है, और चूँकि सूर्य बहुत बड़ा है और उससे जब फ्लेम निकलेगा तो वो भी बहुत बड़े आकार का होगा, और वो सभी ग्रहों की तरफ में बढ़ती है। ओके, सौर फ्लेयर जैसी सौर परिघटना से उत्पन्न होती है जो अरोरा की गतिविधियों में वृद्धि करते हैं। CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का विस्फोट है, जबकि सौर ज्वालाएं ऊर्जा का विस्फोट होती हैं। CME अक्सर ज्वालाओं के साथ होते हैं। ये विस्फोट सूर्य की सतह पर होते हैं, हालांकि वह स्वतंत्र रूप से घटित होने के लिए भी जाने जाते हैं। ये होते ही रहते हैं। पता ही आपको, सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके पश्चात से ये उत्पन्न होती रहती हैं लगातार। सौर तूफान और ज्योति अरोरा तीव्रता
मजबूत सौर तूफानों के परिणामस्वरूप गतिविधि में वृद्धि हो जाती है। जैसे इस बार देखा गया काफ़ी मजबूत सोलर तूफान था वो, जिसके कारण से बहुत बड़े स्तर पर ये अलग अलग जगहों पर देखा गया, जहाँ पर कभी नहीं देखा गया तो वहाँ भी ऑब्जर्व किया गया है, जिससे अधिक स्पष्ट ज्योति तीव्रता प्रदर्शित होती है। इन तूफानों के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाले आवेशित कणों की संख्या अरोरा को तीव्र कर देती है। आवेशित कण का मतलब चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, ये जब टकराते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद चार्ज पार्टिकल से, तो उसके कारण से लाइट जो है वो तीव्र हो जाते हैं। जितना अधिक चार्ज पार्टिकल होगा उतना ही अधिक तीव्र लाइट होगा। सौर तूफान की शक्ति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संरेखण से अरोरा की दृश्यता और जीवंतता प्रभावित होती है, और उसके पश्चात आपको इस शानदार सा नज़ारा देखने को मिलता है। इसी महीने में अक्सर ये दिखता है, वैसे तो कभी भी दिख सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर इस महीने में ज़्यादा दिखते हैं। संस्कृति और वैज्ञानिक महत्व। अरोरा दुनिया भर के विभिन्न स्वदेशी समुदाय में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अरोरा पर वैज्ञानिक शोध से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और सौर स्थलीय संपर्क अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद मिलती है कि भाई पृथ्वी के आवरण के बाहर किस प्रकार से मौसम प्रभावित होती है। कोई वहाँ पर मौसम इस तरह का तो है नहीं, टेम्परेचर किस प्रकार से प्रभावित होता है। स्पेस स्टेशन में अगर हम कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं तो क्या उसको कोई खतरा हो सकता है, क्या जो मानव है उसके जीवन को ये कहाँ से तक प्रभावित कर सकता है। अगर सोचिए ब्लैकआउट की घटना हो जाए, पूरे पृथ्वी पर एक साथ बिजली चली जाए, ब्लैकआउट का मतलब यही होता है पूरे पृथ्वी का जितना भी ट्रांसमिशन स्टेशन है सब बंद हो जाएगा अचानक से, इंटरनेट से लेकर हर चीज़ बंद हो जाएगा। सोचिए कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट ख़राब हो जाए, जो टीवी देखते हैं वो सब बंद हो जाएगा अचानक से। इतनी बड़ी घटना हो सकती है 2024 में, उम्मीद जताई जा रही है। भूचुंबकीय तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। भूचुंबकीय तूफान उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान को संदर्भित करता है। कारण क्या होता है, इन स्थितियों से उत्पन्न होने वाले सबसे बड़े तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन ये सूर्य से ही होता है। ये जो मास इजेक्शन का तात्पर्य है कि सूर्य से निकला हो बहुत बड़े स्तर का फ्लेयर। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर CME आपको नहीं समझ में आ रहा हो, सूर्य से उत्पन्न होने वाला बहुत ही बड़े स्तर का फ्लेयर जो पृथ्वी की तरफ में बढ़ाते हैं। उच्च गति वाली सौर पवन पृथ्वी ग्रह पर आते ही मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाती है। अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है, ये मैग्नेट है एक, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ये, और ये मैग्नेट जो है ये अपने चारों तरफ एक आवरण बनाते हैं। विज्ञान की पुस्तक में आपने देखा होगा कि भाई मैग्नेट के दोनों तरफ ऐसे आवरण बना हुआ रहता है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और क्या होता है जब ये सोलर फ्लेयर इससे टकराते हैं तो ये फिर पृथ्वी को बचा लेता है, लेकिन यहाँ पर घर्षण की क्रिया उत्पन्न होती है। यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में ये लाइट उत्पन्न हो जाती है। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर इसके चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्मित है। यह सामान्यतः सूर्य द्वारा उत्सर्जित कणों से हमारी रक्षा करता है। एक CME या उच्च गति वाला सौर तूफान जब पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में प्रवेश करता है। नतीजतन अत्यधिक ऊर्जावान सौर पवन के कण नीचे प्रवाहित हो सकते हैं और ध्रुवों के ऊपर हमारे वातावरण से टकरा सकते हैं, और उसी टकराहट के कारण ये उत्पन्न होता है। परिस्थितियाँ क्या है, भूचुंबकीय तूफान पैदा करने के लिए प्रभावी सौर तूफान स्थितियाँ निम्नलिखित हैं। लंबे समय तक चलने वाले उच्च गति के सौर तूफान कई घंटों तक दक्षिण की ओर निर्देशित सौर पवन चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के क्षेत्र की दिशा के विपरीत भी हो सकते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है, इस प्रकार के सौर मिशन की घटनाएं अरोरा को सुपरचार्ज कर सकती हैं। ये अरोरा कभी कभी उन जगहों पर भी दिखाई देते हैं जहां वो अन्यथा नहीं होते हैं, और इसी के छोटे से छोटे स्तर के जो अरोरा है उसको लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। यूरोप के तो कई सारे कंट्री में पहली बार पहुंचा और उन लोगों ने भी एंजॉय किया इस चीज़ को, तो देख सकते हैं आप। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अरोरा आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, ये सामान्य नहीं है, याद रखिएगा इसको, PT में पूछ सकता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला है कि एक लेखिका थी जिनकी मृत्यु हो गई, एलिस मुंडो इनका नाम था। इनकी बहुत सारी शानदार किताबें हैं और इनको 2013 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2013 ईस्वी में कनाडाई मूल की थी, ये कनाडाई मूल की थी। इनकी किताबें जैसे टू मच हैप्पीनेस हो गया, डियर लाइफ हो गया, और भी बहुत सारी किताबें। मैं कुछ किताबें दिखा देता हूँ इनको। नोबेल प्राइज़ विनर थी, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे एलिस मुंडो जो हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये लेखिका थी। जीवन से जुड़े हुए पहलुएं जो होती हैं उस पर ये किताबें लिखती हैं, जैसे वुमेन के लाइफ पर संबंधित, या अभी मैंने बताया टू मच हैप्पीनेस, डियर जिंदगी बहुत ज़्यादा, डियर लाइफ करके है। डियर लाइफ बहुत ही फेमस इनका नोबेल है। तो इनको नोबेल कब दिया गया, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया,
तो 2013 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ किताबें मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ किताबें हैं इनकी, हो सके तो याद रखिएगा, शायद कोई पूछ रही। जैसे डियर लाइफ जो है ये सबसे फेमस किताब में से एक है। उसके अलावा लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन और हेडशिप फ्रेंडशिप ऐसे ही करके किताब है। उसके बाद से रनवे और मून ऑफ जुपिटर, ये भी काफ़ी फेमस किताब है इनकी, काफ़ी फेमस किताब है द मून्स ऑफ जुपिटर। ये नोबेल है, अलग अलग पहलुओं से जुड़े हुए नोबेल होते हैं। शानदार लेखिका रही हैं, कनाडाई मूल की थी। 2013 में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला एक छोटा सा पीटी फैक्ट है। इससे पहली बात तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कोविड का वेरिएंट है जो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इसका वैसे तो नाम है सार्स कोविड KP.2 नाम है इसका, लेकिन निक नेम जो दिया गया है वो FLIRT, ये इसका नाम दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ये शब्द किससे संबंधित है, तो कोविड का नया वेरिएंट है जो अमेरिका, USA, दक्षिण कोरिया, साथ में भारत में भी ये काफ़ी फैल रहा है। भारत में नवंबर 2023 से ही ये चीज़ जो है, ये वेरिएंट देखा जा रहा है। तो क्या ये खतरनाक है? खतरनाक होता नवंबर से फैल रहा है, अभी तक तो हल्ला मच जाता दुनिया भर में। बस आप इस वेरिएंट का नाम याद रखिएगा। कई बार पीटी में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वेरिएंट क्या है। अब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर कोरोना फैल गया, कोविड अब फैल भी गया, तो भी लोग वैक्सीन लगवाएंगे क्या? वैक्सीन को लेकर तो पहले ही आशंका जता दी गई है कि वैक्सीन जो है वो रक्त के थक्के जमा सकता है, उससे भी सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है। तो ये बड़ा दुखद होगा अगर ये इस तरह का कोई फैलता है। तो लोगों का वैक्सीन से विश्वास उठ गया है। अब ये चीज़ है, ये सही है। खैर जो भी है, आपको ये याद रखना है कि ये क्या है। तो ये वेरिएंट है किसका? तो कोविड का वेरिएंट है, जिसका वैसे तो नाम KP.2 है, लेकिन निकनेम इसका FLIRT इसका रखा गया है। और ये भारत सहित दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इसका वेरिएंट देखा गया है। और इसके बारे में डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना ही अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। जो इसरो के चेयरमैन हैं सोमनाथ जी, उन्होंने द हिंदू से बातचीत की। उसमें उन्होंने बात की किस चीज़ को लेकर, तो इन्होंने बोला कि निसार सैटेलाइट कैन मॉनिटर टेक्टोनिक मूवमेंट एक्यूरेटली। इन्होंने बोला कि जो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं, पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं, ये पता होगा आपको। 7 बड़ी प्लेटें हैं पृथ्वी पर, 7 बड़ी प्लेटें हैं। गौन प्लेटों की संख्या और भी ज़्यादा है। जैसे अरेबियन प्लेट जो है वो गौन प्लेट का एक उदाहरण हो गया। प्लेट क्या है? तो पृथ्वी के जो भूमंडल है उस पर और जलमंडल है उस पर अलग अलग प्लेटें हैं जो आपस में टकराती हैं और बढ़ती रहती हैं। वो दुर्बल मंडल के ऊपर में स्थल मंडल जो है वो तैर रहा है। ठीक है, तो वही जो प्लेट, उसके मूवमेंट को प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिकी, अगर हिंदी में बोले तो प्लेट विवर्तनिकी आपने पढ़ा होगा। भूकंप का सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत इसी को माना जाता है। और साथ में जब आप हिमालय के निर्माण को या स्थलों के एक होने को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी प्लेट टेक्टोनिक को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दरअसल में निसार सैटेलाइट जो है लॉन्च करने वाले इस साल हम, इसलिए इस साल के मेंस में और पीटी में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निसार से पूछा ही जाएगा। निसार भारत के इसरो और नासा का एक संयुक्त उपक्रम है, इसके बारे में अभी बताऊंगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दरअसल में इस तरह का सैटेलाइट दुनिया में कम ही बनाया गया है, जिसमें पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, प्लेटों का मूवमेंट, उसको हम पर इंच के हिसाब से इतना सटीक, इसको इतना पावरफुल सेंसर लगाया गया है इसमें, जो पर इंच के हिसाब से किसी टेक्टोनिक मूवमेंट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये हमने शानदार सा काम किया है मिलकर। तो जब ये निसार को लॉन्च किया जाएगा उसके पश्चात ये अपनी तरह का दुनिया में अद्भुत उपग्रह होगा। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है निसार के बारे में, थोड़ा सा और मैं आपको समझा देता हूँ। सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट कहा जाता है। सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको कहा जाता है। एस बैंड और एल बैंड इसमें 2 जुड़ा हुआ है। एस बैंड और एल बैंड इसमें लगा हुआ है। एस बैंड और एल बैंड लगा हुआ है। एस बैंड पेलोड जो है ये इसरो द्वारा बनाया गया। एस बैंड को इसरो ने बनाया है, इसरो ने बनाया है। सैटेलाइट में अलग अलग सेंसर्स, अलग अलग बैंड लगे होते हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम के बैंड लगे होते हैं, जिनका काम होता है पृथ्वी पर हो रही गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, सेंस करना, सेंसर के द्वारा उपयोग करना, चित्र बनाना और उसको पृथ्वी पर भेजना। एल बैंड बनाया है नासा ने, इसको बनाया है NASA नासा ने। इसका काम क्या होगा इस निसार का? तो पहला होगा टेक्टोनिक
मूवमेंट को रिकॉर्ड करना। दूसरा क्या होगा, पृथ्वी पर अगर जल के कोई स्रोत हैं, जल की कहीं पर कमी हो रही है तो उस चीज़ को पहले से ही देखरेख करना। तीसरा होगा, पृथ्वी पर जो जंगलों का आवरण है, जंगलों का जो बंटवारा है, जंगलों का जो आवरण है वो कम या ज़्यादा हो रहा है, इसका रिकॉर्ड भी रखना। और ये पृथ्वी का सामान्य तौर 15 दिन में, 14 से 15 दिन में एक चक्कर लगा लेगा और इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करेगा। साथ ही खनिज संसाधन की खोज, तेल संबंधी जुड़ी हुई चीज़ें, पृथ्वी पर आने वाली बड़ी आपदाएं, इन सभी के लिए ये सैटेलाइट काम कर सकता है। निसार एपर्चर जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है, जिसका निसार नाम दिया गया है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसको नाम दिया, सैटेलाइट नाम दिया गया है। नासा और इसरो का 2014 कब शुरू किया गया था, 2014 ईस्वी से हम इस पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। नासा जो है और इसरो जो है इस सामान्य तौर पर किसी दूसरी एजेंसी के साथ इतने बड़े स्तर पर काम नहीं करते हैं, लेकिन पहली बार कोई संयुक्त उपक्रम हम इसरो किसी के साथ डेवलप कर रहा है तो उसमें कौन सा है, तो उसमें है आपका निसार। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। साथ ही इस बार गगनयान मिशन भी लॉन्च होगा, गगनयान लॉन्च होगा। चंद्रयान 4 भी है, वही प्लान किया गया है कि हम 2040 तक मून पर लैंड करना चाहते हैं। 2040 तक हम चंद्रयान 4 के तहत मून पर लैंड करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल में गगनयान है जिसके तहत हम पहली बार अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजेंगे, और निसार है, इस साल के लिए लाइनअप कुछ उपग्रह का मिशन है और कुछ अंतरिक्ष के मिशन हैं। तो हम लोग निसार को ज़रा समझते हैं क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाएगा पीटी मेंस से। फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ज़रा ध्यानपूर्वक इस चीज़ को और ध्यान से देखा कीजिए। छोटे छोटे फैक्ट में आप कन्फ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम का प्रेशर का ही मैं बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के प्रेशर में अगर आपसे सवाल पूछा गया ना कि चाबहार जो है वो ईरान में है और ग्वादर, चाबहार जो है पाकिस्तान में है और ग्वादर जो है वो ईरान में है। ग्वादर को भारत और ईरान डेवलप कर रहा है और चाबहार को पाकिस्तान और चीन मिलकर डेवलप कर रहा है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलत कर पाएंगे। क्यों गलत कर देंगे? एग्ज़ाम का प्रेशर अलग तरह का होता है, इसीलिए चीज़ों को बार बार पढ़ना चाहिए। और एग्ज़ाम का प्रेशर से देखिए पीटी एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा जो आपको मदद करेगा वो है रिलैक्स रहना और आपका रिवीजन। ये दो चीज़ अगर आपने कर लिया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा। और नहीं रह पाते, रिलैक्स नहीं रह पाते, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट घबरा जाते हैं और उस चक्कर में गलत कराते। वही सवाल आप बाहर आकर सही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पर प्रेशर में नहीं होते हैं। तो उस प्रेशर को हैंडल करना सीखिए। फैक्ट को बार बार रिवाइज कीजिए, बारीकी से पढ़िए, क्योंकि पीटी में फैक्ट बारीकी का खेल होता है। एक स्टेटमेंट में एक कोई शब्द छूट गया तो आपका गलत हो जाएगा, एक निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 2014 में हस्ताक्षरित किया गया एक साझेदारी समझौता के तहत अमेरिका भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इसे जनवरी 2024 में, उम्मीद थी लेकिन अब उम्मीद नहीं है, अब हो सकता है इसी साल के अंत तक लॉन्च किया जाए। यह उपग्रह कम से कम 3 वर्ष तक काम करेगा। यह निम्न पृथ्वी कक्ष, देखिए अगर पृथ्वी को ऑब्जर्व करना है तो कहाँ पर रखेंगे सैटेलाइट को? नज़दीक में रखेंगे भाई पृथ्वी के, ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो कहाँ पर रखेंगे? सबसे ऊपर वाले में रखेंगे। और जो कम्युनिकेट करने वाले होते हैं वो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में उनका गति नहीं होता है, वो स्थिर होते हैं, भारत के ऊपर ही स्थित होंगे। भारत में कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट हैं वो उनका स्पीड चल तो रहे होते हैं लेकिन रिलेटिव स्पीड जो होता है वो शून्य होता है। लेकिन ये जो ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट होती है घूम रहे होते, चक्कर लगा रहे होते हैं। पृथ्वी का अगर हमें ऑब्जर्व करना है, फ़ोटो लेना है, सेंसर का यूज़ करना है तो हम पृथ्वी के नीचे रखेंगे कि दूर रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको लगाया जाएगा। ये 12 दिन पूरे विश्व का मानचित्रण करेगा। 14 से 15 दिन उम्मीद की जा रही है कि 14 से 15 दिनों में पृथ्वी का पूरा मानचित्रण मैप तैयार कर लेगा ये सैटेलाइट। ओके, 2800 किलोग्राम का उपग्रह है जिसमें एल बैंड और एस बैंड है। अभी मैंने बताया कि एल बैंड किसने बनाया और एस बैंड किसने बनाया, बहुत सारे लोग भूल गए होंगे। ज़रा देखिए किसने बनाया है। एपर्चर रडार उपकरण शामिल है जिस कारण से इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह कहा जाता है। नासा द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए एल बैंड रडार, जीपीएस, एक उच्च क्षमता वाला सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और एक पेलोड डेटा सिस्टम प्रदान किया गया है। जबकि इसरो ने एस बैंड रडार, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण प्रणाली और अंतरिक्ष यान प्रदान किया है। लॉन्च इसरो के द्वारा किया जाएगा। एस बैंड रडार 18 से 15 सेंटीमीटर के तरंग दैर्घ्य और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर काम करते हैं। इस तरंग दैर्घ्य आवृत्ति का आसानी से छीन नहीं होते और उन्हें निकट और दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी बनाता है। इनका जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, वो बहुत ही ज़्यादा है, तरंग दैर्घ्य बहुत ही ज़्यादा है, जिसके कारण से इनकी लेटेंसी लगभग में 0 होती है और शानदार काम करते, किसी भी मौसम में किसी भी परिदृश्य में ये काम कर सकते हैं।
इनमें 39 फुट का स्थित एंटीना रिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो सोने की परत वाली तार की जाली से बना है। रिफ्लेक्टर का उपयोग उपकरण संरचना पर के ऊपर फीड द्वारा उत्सर्जित और प्राप्त रडार सिग्नल पर केंद्रित करने के लिए किया जाता है। एक एंटीना भी लगा हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। SAR का उपयोग निसार उच्च रिजोल्यूशन वाली छवियां प्रस्तुत करेगा। बादलों का SAR पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना दिन और रात डेटा एकत्र कर सकते हैं। एक तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में होंगे, ऊपर से इनमें जो सेंसर्स लगाए गए हैं वो इतने शानदार लगाए गए हैं कि उनके ऊपर मौसम का कोई खास असर पड़ता ही नहीं। दिन हो रात हो, मौसम कैसा भी हो, बादल हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शानदार सा वो अवलोकन कर सकते हैं। नासा को अपने विज्ञान संबंधी मौसमी संचालन के लिए कम से कम 3 वर्षों के लिए L बैंड रडार की आवश्यकता है। इस बीच इसरो कम से कम 5 वर्षों के S बैंड रडार का उपयोग करेगा। दोनों ने कुछ चीज़ें दी हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका लाभ क्या होगा? पृथ्वी विज्ञान को समझने में हमारी काफ़ी मदद मिलेगी। प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी हुई चीज़ें, फॉरेस्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, जल संबंधी आंकड़े, आपदा संबंधी आंकड़े, भूकंप संबंधी आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इसका शानदार उपयोग होगा। आपदा प्रबंधन पहले ही मैंने आपको बताया, कृषि के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। तेल रिसाव, शहरीकरण मिशन और शहरीकरण जहाँ पर बढ़ रहा है, शहरों को किस प्रकार से प्लानिंग करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। जलवायु परिवर्तन में भी ये मदद कर सकता है भाई। पिघलते ग्लेशियर, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, इन सभी चीज़ में सेंसर इसका काम कर सकते हैं और हमें पहले ही डेटा दे सकते हैं, पहले ही आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये एक आंकड़ा है जो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस चीज़ को हम लोग और भी डिटेल में समझेंगे। भारत में आपदा को समझेंगे। BPSC GS2 पेपर और UPSC में भी आपका आपदा प्रबंधन का एक अलग से टॉपिक होता है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं UPSC में, और पेपर पढ़ना पड़ता है भाई। आपदा प्रबंधन का बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। BPSC में एक सवाल आपकी GS2 में गारंटीड होती है। कहाँ से? तो आपदा प्रबंधन से, डिजास्टर मैनेजमेंट से एक सवाल पूछा ही जाता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार से डेटा है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मतलब देश के अंदर आंतरिक जो डिस्प्लेसमेंट है, लोगों का आवागमन, वो बढ़ जाता है ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। 5.28 लाख भारतीय जो हैं वो लगभग में डिस्प्लेस होते हैं नेचुरल डिजास्टर के कारण। और ये बताया गया इस डेटा में। नेचुरल डिजास्टर में आप अर्थक्वेक से लेकर, बाढ़ से लेकर, सूखा की घटना सभी को शामिल कर सकते हैं। भारत में जो प्राकृतिक आपदा होती हैं उसके कारण से लगभग में 5,28,000 से ज़्यादा लोग इधर उधर करते हैं। तो कौन कौन सी आपदाएं भारत में आती हैं उसको जरा हम लोग देखते हैं, आपदा प्रबंधन को समझते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए आपदा कारण और प्रभाव को समझते हैं। जल और जलवायु से जुड़ी आपदाएं भारत में आ सकती हैं। चक्रवात, बवंडर, तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, लू, शीतलहर, हिमस्खलन, भूखा, समुद्र क्षरण, मेघ गर्जन, बिजली का कड़कना, ये कुछ आपदाएं हो सकती है। भूमि संबंधी आपदा हो सकती है। दुर्घटना संबंधी भी हो सकती है। जंगलों में आग लगना जो अभी देखा जा रहा है उत्तराखंड में। आपको पता है कि जताया जा रहा है कि हिमालय के कई सारे जो प्रजातियां हैं जिनको बचाने की आवश्यकता है, जंगल की आग इतनी भीषण हो गई है। उसके अलावा जैविक आपदाएं, महामारियां, कीटों का हमला याद है 2020 में कीटों का हमला हुआ था। पशुओं की महामारियां, जहरीला भोजन, ये सब भी आपदाएं देखी जा सकती हैं। ये सब मानव निर्मित भी हैं, लेकिन हम लोग खासतौर से प्राकृतिक आपदा की बात करेंगे। भारत की स्थिति क्या है? भू जलवायु परिस्थिति के कारण भारत पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील रहा है। हमारा जलवायु, हमारा भौगोलिक कंडीशन, हमारा टेरेन वैसा है जिसमें प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं। यहाँ बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन की घटनाएं आम है। भारत के लोग 60% भूभाग विभिन्न तीव्रता के भूकंपों को खतरा बना रहता है। भारत के 60% भूभाग जो हैं वो भूकंप के बड़े खतरों के लिए हमेशा सेंसिटिव रहते हैं। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में बारंबार बाढ़ आती है। कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 5,700 किलोमीटर चक्रवात का खतरा बना रहता है। भारत का पूर्वी तट, अब तो पश्चिमी तट भी चक्रवात साइक्लोन के खतरे के कारण प्रभावित हो सकता है। मैदानी भाग में बाढ़ और भूकंप की घटनाएं देखी जाती हैं, मतलब रहने के लिए सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। यहाँ खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी घाट के इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़, शुष्क पतझड़ी मौसम में आग लगाना आम बात है। हिमालयी क्षेत्र, पूर्वी और पश्चिमी घाट के इलाकों में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। सभी प्राकृतिक आपदाएं आपको भारत में दिख सकती हैं, दिखती है ना? सभी दिखती हैं। कौन सा एक नहीं दिखता है? सामान्य तौर पर टोर्नेडो की घटनाएं भारत में सामान्य तौर पर नहीं देखी जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर, जनरली कह रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है प्रकृति में। अब इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, लेकिन सामान्य तौर पर टोर्नेडो की घटनाएं भारत में नहीं देखी जाती। दक्षिण अमेरिका में देखी जाती, उत्तरी अमेरिका के इलाकों में देखी जाती, ज़्यादा भारत में नहीं देखी जाती है। आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम
आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम के तहत देश में प्राकृतिक आपदाओं कुशल प्रबंधन हेतु अपेक्षित आंकड़े सूचनाओं को उपलब्ध कराने के लिए इसरो द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित आधारभूत संरचनाओं से प्राप्त सेवाओं का इष्टतम समायोजन किया जाता है। कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था मेंस ग्रुप में, अलग अलग पेड ग्रुप में, कि ये बताओ कि इसरो के बिना भारत की कल्पना किस प्रकार से कर सकते हैं आप। तो उस कल्पना में बहुत कम बच्चों ने विकास आधारित लिखा था, बाकी लोगों ने इसरो का मिशन लिखा था। इसरो का मिशन नहीं लिखना था गुरु, उस मिशन का परिणाम लिखना था। मैं उस पर एक वीडियो ही लेकर आऊँगा, उन तरह के सवालों को किस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन मिशन नहीं लिखना था, मिशन का आउटपुट लिखना था, परिणाम लिखना था आपको। अब चंद्रयान मिशन आपने लिख दिया, उसका परिणाम लिखना था आपको। तो ये आपको बताना चाहिए था उसमें कि आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से मदद किया है, शिक्षा को बढ़ाने में किस प्रकार से मदद किया है, खनिजों को उत्खनन में किस प्रकार से मदद किया है, प्राकृतिक संसाधनों को मैनेज करने में किस प्रकार से इसरो ने मदद किया है। ये चीज़ें आपको लिखनी थी। उसमें आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मिशन लिख रखे थे। मिशन थोड़ी ना पूछा था मैंने इसरो की उपलब्धि नहीं पूछी थी, मैंने पूछा था भारत के विकास में योगदान, उसको उल्टा करके पूछा था। भू स्थिर उपग्रह, संचार, मौसम विज्ञान, निम्न पृथ्वी कक्षा के भू प्रक्षेप उपग्रह, हवाई सर्वेक्षण प्रणाली, ये सभी आपदा प्रबंधन में हमें मदद करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आधुनिक युग का भीषणतम तूफान 1201 मिस्र और सीरिया में आया था, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए थे। इससे बड़ा तूफान आज तक उत्पन्न नहीं हुआ है। 1556 में चीन में भूकंप आया था। 1773 कलकत्ता में भूकंप आया था, जिसमें 3 लाख लोग मरे थे। रूस, चीन, सीरिया, ईरान, जापान, जावा, इटली, मोरक्को, इन सभी इलाकों में भूकंप तो आते ही रहते हैं। भारत कौन कौन सी आपदाओं से परेशान है वो भी मैंने आपको बताया है। अगला देखिए क्या है कि हिमालय क्षेत्र आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस क्षेत्र भीतरी चट्टानें निरंतर उत्तर की ओर खिसक रही हैं, जिससे भूस्खलन और जलवायु परिवर्तन, भूकंप, इन सभी का खतरा बना रहता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपदा समन्वय रणनीति UNISDR के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के मामले में चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का है। इस मामले में भी हम दूसरे रैंक पर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा भूभाग है हमारा, टेरेन बहुत अलग तरह का है। भारत में आपदाओं की रूपरेखा मुख्यतः तक भू जलवायु स्थितियों, स्थलाकृतियों की विशेषताओं से निर्धारित होती है। उनमें जो अंतर्निहित कमजोरियां होती हैं, उन्हीं के फलस्वरूप विभिन्न तीव्रता की आपदाएं वार्षिक रूप से घटित होती रहती हैं भारत में। भारत के भूभाग का लगभग 59% भूकंप की संभावना वाला क्षेत्र है, और बाकी संभावना वाले क्षेत्र तो मैंने आपको बताए ही हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है, एक छोटा सा PT फैक्ट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रेरणा कार्यक्रम के बारे में है। कौन सा कार्यक्रम है ये? प्रेरणा कार्यक्रम है। क्या है इसमें कि हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव ने प्रेरणा कार्यक्रम की पहली पूर्व छात्रों की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। ठीक ना? प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। एक्सपेरिमेंटल मतलब जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए है, उन्हीं के द्वारा है। लर्निंग प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय व प्रेरक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ साथ सशक्त बनाया जा सके। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को एकीकृत करने की मजबूत प्रतिबद्धता से प्रेरित है। ये भारत सरकार के शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। इसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। देश के विभिन्न भागों से प्रत्येक सप्ताह 20 चयनित छात्र, 10 लड़के व 10 लड़कियों का एक बैच कार्यक्रम में भाग लेता है। पाठ्यक्रम की गरिमा व विनम्रता, वीरता, साहस, कड़ी मेहनत, समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता, एकता, अखंडता, पवित्रता, नवाचार, इन सभी चीज़ों को हमें बच्चों में 9 मूल्य हैं, 9 प्रमुख मूल्यों का आधार पर बनाया गया है। इस 9 मूल्यों को हमने 9 जो अलग अलग मूल्य होते हैं उनके आधार पर हमने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया। देश के अलग अलग भागों से हर सप्ताह हम 20 बच्चों को चयनित करते हैं और उनसे बातचीत की जाती है, उनको इस चीज़ के तहत में इंडॉल किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। छोटा सा एक कार्यक्रम है, कई बार पूछ लेता है प्रेरणा कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, किससे संबंधित है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का न्यूज़पेपर वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।